न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग करके चुनाव कराने का स्टैंडर्ड साधन। यह प्रणाली भारत के चुनाव आयोग के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित की गई थी। 1990 के दशक के अंत में इन्हें चरणबद्ध तरीके से भारतीय चुनावों में पेश किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शुरुआत से पहले कागजी मतपत्रों का उपयोग किया जाता था और मैनुअल गिनती की जाती थी। ईवीएम स्टैंड अलोन मशीनें हैं जो कई मेमोरीज को एक बार पढ़ने के बाद लिखने का उपयोग करती हैं। वे सेल्फ कंटेन्ड बैटरी से चलती हैं और उन्हें किसी नेटवर्किंग क्षमता की आवश्यकता नहीं है। उनके पास कोई वायरलेस या वायर्ड कंपोनेंट नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। सत्ताधारी को हराने में विफल रहने के बाद विपक्षी दलों ने कई बार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को ईवीएम के विश्वसनीय संचालन की पुष्टि करने में मदद करने के लिए एक पेपर ट्रायल शामिल करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट्स के साथ ईवीएम विकसित की, जिसका परीक्षण 2014 के भारतीय आम चुनाव में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद वीवीपैट्स के साथ ईवीएम का उपयोग सभी चुनावों में किया जाता है। अंतिम परिणामों को प्रमाणित करने से पहले विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट के एक छोटे प्रतिशत यानी कि तकरीबन 2% को वेरीफाई किया जाता है। भारत के चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मशीनें सिस्टम जांच, सुरक्षा प्रक्रियाएं और चुनाव प्रोटोकॉल छेड़छाड़ रोधी हैं, यानी कि उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हार्डवेयर के संबंध में किसी भी संदेह को कम करने के लिए चुनाव के दिन से पहले मतदान एजेंटों की उपस्थिति में प्रत्येक मशीन में प्रत्येक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए वोटों की एक नमूना संख्या दर्ज की जाती है और इस नमूना परीक्षण के अंत में वोटों की गिनती की जाती है और दर्ज किए गए नमूना वोटों के साथ मिलान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशीन के हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह विश्वसनीय रूप से काम कर रहा है और प्रत्येक मशीन में इसे पहले से कोई छिपे हुए वोट दर्ज नहीं किए गए हैं, ऐसा सुनिश्चित इस प्रक्रिया में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने का विचार 1977 में प्रस्तावित किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसके विकास का काम सौंपा गया था। एक कार्यशील मॉडल 1979 में विकसित किया गया था और अगस्त 1980 में विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शित किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल और ईसीआईएल को ईवीएम का निर्माण का काम सौंपा गया था। ईवीएम का पहली बार परीक्षण 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों पर किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक संशोधन जिसने ईवीएम के उपयोग की अनुमति दी, दिसंबर 1988 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और 1989 मार्च में लागू हुआ। मार्च 1992 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के उपयोग की अनुमति देने के लिए भारत सरकार द्वारा कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बदलाव किए गए। तैनाती में देरी हुई क्योंकि ईवीएम के उपयोग पर राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के साथ आम सहमति नहीं बन पाई। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान 25 राज्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर मशीनों का उपयोग किया गया था। मई 2001 में तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। 2004 के आम चुनाव में पहली बार सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तब से 2004 के आम चुनाव में पहली बार सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तब से सभी राज्य विधानसभा और संसदीय चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं हमारे देश में। चूंकि यह जानना संभव था कि किसी मतदान केंद्र से कितने लोगों ने वास्तव में किसी उम्मीदवार को वोट दिया था, इस बात की संभावना थी कि जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त वोटों के आधार पर पक्षपात दिखा सकता है या विशिष्ट क्षेत्रों पर द्वेष रख सकता है। समस्या को कम करने के लिए 2008 में एक टोटलाइजर विकसित किया गया था जो कई ईवीएम इकाइयों से जुड़ा था और व्यक्तिगत मशीनों से वोटों के बजाय केवल ओवरऑल रिजल्ट्स प्रदर्शित करता था। 2010 में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के उपाय के रूप में ईवीएम में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समिति नियुक्त की।
समिति को मतदाता को एक प्रिंटेड पेपर दिखाने की संभावना की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें उस पार्टी का प्रतीक शामिल था जिसे वोट दिया गया था। समिति की सिफारिश के आधार पर एक वीवीपैट प्रणाली विकसित की गई और 2011 में इसका फील्ड पर परीक्षण किया गया। जुलाई 2011 में विभिन्न मौसम स्थितियों के तहत वीवीपैट प्रणाली के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली और जैसलमेर में 175 मतदान केंद्रों पर परीक्षण आयोजित किए गए थे। वीवीपैट को सितंबर 2013 में नागालैंड के नॉक्सन में एक उपचुनाव में परीक्षण के आधार पर पेश किया गया था। बाद में इसका उपयोग विभिन्न विधायी चुनावों और 2014 के भारतीय आम चुनाव में 8 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में किया गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत के चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से ईवीएम के साथ वीवीपैट की शुरुआत की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अंतिम परिणाम प्रमाणित होने से पहले विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का एक छोटा प्रतिशत यानी कि तकरीबन 2% वेरीफाई किया जाए। अगर हम बात करें डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की, तो ईवीएम को आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर A.G. राव और रवि पुवैया के नेतृत्व वाली एक टीम ने डिजाइन किया था। एक ईवीएम में 2 इकाइयां होती हैं, एक नियंत्रण इकाई जिसको कि हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और एक मतपत्र इकाई जिसको कि हम बैलेट यूनिट कहते हैं, जो एक केबल से जुड़ी होती हैं। बैलेट यूनिट मतदाता द्वारा वास्तविक मतदान की सुरक्षा प्रदान करती हैं और इसमें लेबल वाले बटन, इंडिकेटर लाइट्स और ब्रेले साइनेज के साथ उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों के साथ एक मतपत्र स्क्रीन होती है। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट मतपत्र इकाइयों के परिचालन नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। वोटों की गिनती को संग्रहित करती है और परिणामों को एलईडी डिस्प्ले पर प्रदर्शित करती है। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट निर्माण के समय प्री प्रोग्राम्ड होती हैं और बाद में इसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मशीनें नियंत्रण इकाई में डाली गई 7.5 वोल्ट की बैटरी द्वारा संचालित होती हैं। डिजाइनरों ने जानबूझकर बैटरी पावर का विकल्प चुना ताकि बिजली के तारों से कामकाज में हस्तक्षेप की संभावना को रोका जा सके और ईवीएम बिना किसी सेकेंडरी पावर सोर्स के काम कर सके। दोनों इकाइयां मिलकर काम करती हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। ईवीएम में कोई कम्युनिकेशन कंपोनेंट या इंटरनेट इंटरफेस नहीं है। मतपत्र इकाइयों में एक आंतरिक घड़ी और एक प्री प्रोग्राम्ड प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा यह प्रत्येक इनपुट आउटपुट इवेंट को टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड करता है, बशर्ते यह पावर्ड हो। एक सिंगल बैलेट यूनिट अधिकतम 16 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट कर सकती है और प्रारंभिक डिजाइन के एक भाग के रूप में अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए एक सिंगल कंट्रोल यूनिट के समानांतर 4 बैलेट यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है। 2013 में अपग्रेड के बाद 24 मतपत्र इकाइयों को अब एक इकाई से जोड़ा जा सकता है ताकि यह अधिकतम 384 उम्मीदवारों को सेवा प्रदान कर सके। एक मशीन अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। उपकरणों को एक निश्चित समय सीमा में मशीन में दर्ज किए जा सकने वाले वोटों की संख्या को सीमित करके धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। 1 मिनट में ईवीएम अधिकतम 5 वोट दर्ज कर सकती है। ईवीएम के सभी बाद के संस्करण जितने भी हैं वीवीपैट की क्षमता से सुसज्जित है। वीवीपैट कैपेबिलिटी जो कि ईवीएम का अपग्रेड थी, उसमें मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर था जो मशीन से एक प्रिंटर जोड़ने की अनुमति देता था, परमिशन देता था। जून 2018 में वीवीपैट सिस्टम में प्रिंटर और अन्य उपकरणों को अतिरिक्त रोशनी और गर्मी से बचाने के लिए एक बिल्ट इन हुड जोड़ा गया था। उपयोग में न होने पर ईवीएम की सूची बनाई जाती है और सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। उन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जाता है और मतदान के केंद्रों पर रैंडम रूप से वितरित किया जाता है। 2017 में चुनाव आयोग ने फर्स्ट जनरेशन की सभी मशीनों को बदलने का फैसला किया और 2024 में उपयोग में आने वाली अधिकांश मशीनें थर्ड जनरेशन की हैं। चुनाव से पहले मशीनों को मतदान केंद्रों पर रैंडम रूप से आवंटित किया जाता है और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नमूना जांच की जाती है। मतपत्रों को मतपत्र इकाई में डिस्प्ले में डाला जाता है और प्रत्येक नामांकित
व्यक्ति के लिए परीक्षण वोटों को मतदान एजेंटों की उपस्थिति में मशीन में दर्ज किया जाता है और दर्ज किए गए नमूना वोटों के साथ मिलान करने के लिए गिना जाता है। मतदान से पहले कंट्रोल यूनिट को सील कर दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट का ऑपरेशन मतदान केंद्र अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि मतपत्र इकाई का ऑपरेशन मतदाता द्वारा गोपनीयता से किया जाता है। नया वोट स्वीकार करने के लिए बैलेट यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय करने से पहले अधिकारी मतदाता की पहचान की पुष्टि करता है। एक बार जब मतदाता मतदान में प्रवेश करता है तो मतपत्र यूनिट मतदाता को वोट प्रदर्शित करती है और उसे अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेती है। मतदान के बाद मतदान अधिकारी क्लोज बटन दबाता है और कंट्रोल यूनिट डाले गए वोटों को रजिस्टर करती है। यूनिट्स की पहचान यूनिक आइडेंटिफायर नंबर्स द्वारा की जाती है और एक विशेष कंट्रोल यूनिट को एक स्पेसिफाइड बैलेट यूनिट के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मतदान के उसी क्रम में वोट डिवाइस की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाते हैं और अतिरिक्त वोट स्वीकार करने की डिवाइस की क्षमता जो है डिसेबल हो जाती है। कंट्रोल यूनिट वोट को अपनी मेमोरी में 10 वर्षों से अधिक समय तक स्टोर कर सकती है। वीवीपैट सिस्टम के साथ जब कोई वोट डाला जाता है तो इसे उसकी मेमोरी में दर्ज किया जाता है और साथ ही मतदाता को इसे वेरीफाई करने के लिए एक सीरियल नंबर और वोट डेटा प्रिंट किया जाता है। चुनाव आयोग पहचान के साथ साथ मतदाताओं के अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर का एक डेटाबेस रखता है, जिसका मिलान मतदाता की पात्रता की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई मतदाता एक से अधिक बार मतदान नहीं कर सकता है। चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रत्येक मशीन में दर्ज वोटों का लेखा जोखा राजनीतिक दलों के मतदान एजेंटों को सौंप देता है। यूनिट्स को अलग कर दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट्स को अलग अलग बंद और प्रोटेक्टेड कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर और स्टोर कर दिया जाता है। वोटों की गिनती के समय रिजल्ट बटन दबाने पर रिजल्ट जो है कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। ऑफिसर इंचार्ज द्वारा मतदान बंद होने से पहले बटन नहीं दबाया जा सकता। यह आमतौर पर छिपा हुआ होता है और केवल मतगणना केंद्र पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर की उपस्थिति में ही उजागर होता है। डिस्प्ले टोटल का मिलान मतदान के दिन दी गई गणना से भी किया जाता है। ईवीएम के उपयोग और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल शिक्षाविदों और राजनेताओं द्वारा उठाए गए हैं। फरवरी 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चुनाव आयोग पर ईवीएम की पारदर्शिता साबित करने की अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया गया। इसने एक ऐसी मतदान प्रणाली की ओर बढ़ने का सुझाव दिया जो अधिक पारदर्शिता प्रदान करती थी, जैसे कि कागजी मतपत्र, एरिया कैलकुलेशन, ऑप्टिकल स्कैन या संदेहास्पद मतदाताओं के लिए एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ताकि परिणाम निष्पक्ष होने का विश्वास हासिल करने के लिए फिजिकल काउंटिंग प्रोसेस का इंस्पेक्शन किया जा सके। जनवरी 2019 में लंदन स्थित एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का उपयोग करके परिणामों में हेर फेर किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि मशीनें अन्य उपकरणों के साथ संचार के लिए वायरलेस फ्रीक्वेंसीज का उपयोग नहीं करती थी और उपकरणों की हैकिंग को प्रदर्शित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था। चुनाव आयोग और ईवीएम के निर्माताओं ने लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मशीनें छेड़छाड़ रोधी हैं, वहां छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि प्रोग्रामिंग एक सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में की जाती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मशीनों से कोई कनेक्टिंग या ट्रांसमिशन डिवाइस नहीं जुड़ा है और मशीनों को वास्तविक समय लॉगिंग सिस्टम के साथ सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है, जो किसी भी पहुंच या परिवर्तन के प्रयासों का पता लगाता है। उस सॉफ्टवेयर पर भी चिंता व्यक्त की गई है जिसके साथ प्रारंभिक प्रोग्रामिंग के दौरान छेड़छाड़ की जा सकती है और किसी विशेष बटन को पंजीकृत करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आयोग ने जवाब दिया कि बटन इंटरचेंजेबल है और ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट्स रैंडमली चुना जाता है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम डिस्क्रिपेंसीज पर नई शिकायतें दर्ज की। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अनएक्सपेक्टेड थे और कुछ सीटों पर ईवीएम में डिस्क्रिपेंसीज का आरोप भी उन्होंने लगाया। कांग्रेस ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष नई शिकायतें की। 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें सौंपी। विशेष रूप से ये ध्यान में रखते हुए कि 8 अक्टूबर को गिनती प्रक्रिया के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी। शिकायतों के अनुसार गिनती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि
अन्य 60 से 70% पर चल रही थी। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद हुआ है, जहां राज्य में भाजपा के 10 साल के शासन के बावजूद पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। शिकायतें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़कल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, परवाला, उचाना सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से है। कला, करोंडा, कसौली और बादशाहपुर शिकायतकर्ताओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल है। उनकी चिंताओं में मामूली अंतर से हारी सीटें भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के 39.09% के मुकाबले 39.94% वोटों के साथ जीत हासिल की। कुछ सवाल अभी भी ज्यों के त्यों खड़े हैं, जिसका सीधा जवाब हमें अपनी रिसर्च में अब तक नहीं मिला है। ये सवाल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने उठाए, किंतु कहीं भी उसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला। ईवीएम में ऐसी कौन सी खास बैटरी लगी है जो कंप्लीट वोटिंग ड्यूरेशन भी निकाल देती है और 3 दिन और निकाल लेने के बाद तत्पश्चात भी 99% चार्ज कैसे रह सकती है? ऐसी टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ जाए तो सभी का फायदा हो। कार्स में, मोबाइल्स में, सोलर चार्जिंग से होम यूज के लिए बैटरी कभी डिस्चार्ज ही ना हो। इलेक्शन कमीशन खुद को गोल्ड की तरह प्योर बताता है इसके जवाब में, किंतु ये टेक्नोलॉजी बाहर आनी ही चाहिए। आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात उठ रही है वोट परसेंटेज का कई घंटों के बाद बढ़ना। अब ईवीएम में कोई गड़बड़ है कि नहीं, ये तो प्रोफेशनल्स ही बता सकते हैं, वो भी जब उन्हें एनालिसिस या जांच का मौका मिले तो। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं निकाल सकता जब तक कोई खुद को गोल्ड सा प्योर बता के नकार दे या सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगा के बात की सिग्निफिकेंस को ही खत्म कर दे। बात यहाँ कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी की नहीं है। बात यहाँ पारदर्शिता, ईमानदारी, सच्चाई और लोकतंत्र की है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि काउंटिंग को ही लाइव कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्ट्रांग रूम को लाइव दिखाया जाए ईवीएम के आने से लेकर उसके जाने तक? क्यों ना लाइव दिखाया जाए टैली होते हुए? शिकायतें तो ये भी हैं कि वोट डिटेल्स भरे जाने के बाद वोट प्रतिशत को चेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इसे लेट अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जैसे स्थिर सी हो गई थी। इसका कारण भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। हमें भी पता है इन बातों को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दबा दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी दबा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हद तक दबा ही दिया। हम इन बातों की तह तक जाने की क्षमता नहीं रखते, किंतु सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की आवश्यकता साफ तौर पे दिखाई देती है। ऐसी आवाज जनता की तरफ से जमीनी स्तर पे प्राथमिकता से दिखाई दे रही है, प्रमुखता से दिखाई दे रही है। प्रणाम।